हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड प्रेशर। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड प्रेशर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने लॉन्ग आंसर्स पूरे कर लिए थे और आज हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? तो उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाने में यूज होता है? दैट इज बैरोमीटर। ये आपकी बुक में नहीं है, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहता हूँ कि ये आपकी बुक में नहीं है, थोड़े से एक्स्ट्रा है लेकिन पूछे जा सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। क्या इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं? दैट इज बैरोमीटर। व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? काफी कॉमन, काफी सिंपल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ, ये आपको बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इज वन एंड द सेम थिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही हम इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहते हैं। ये एक ही चीज है, आप कंफ्यूज मत होना। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेशर? फोर्स पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन फोर्स पर यूनिट एरिया भी सही होगा। मतलब ऐसा दोनों को इक्वल ही रखते हैं। फोर्स भी लिख सकते हैं, थ्रस्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्स पर यूनिट एरिया भी सही है ये। नेक्स्ट फोर्थ, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल्स। ये एसआई यूनिट अगर आपसे फॉर्मूले में पूछे, मतलब अगर फॉर्मूले में आपको वो कैलकुलेट करना हो, प्रेशर कैलकुलेट करना हो, तो आप क्या यूनिट लगाएंगे? पास्कल्स। ये भी शायद मैंने आपको जब मतलब थ्योरी पढ़ाई थी शायद नहीं बताया था, मेरे को याद नहीं, तो अभी बताता हूँ। पास्कल्स कहते हैं प्रेशर की एसआई यूनिट को। फिफ्थ, एटलीस्ट हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर नीड टू अप्लाई फोर्स? तो एटलीस्ट अगर दो चीजों, मतलब अगर फोर्स लग रही है तो एटलीस्ट दो चीजें तो चाहिए, तभी फोर्स अप्लाई हो पाएगी। सो एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स। सिक्स क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड का मतलब यार, मैं पूरे चैप्टर में बोलता है मैग्नीट्यूड, फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड, प्रेशर का मैग्नीट्यूड इतना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना है। तो मैग्नीट्यूड होता क्या है? तो जो स्ट्रेंथ होती है फोर्स की, मतलब कितना फोर्स लग रहा है, उसकी फोर्स की वैल्यू कितनी है। कि फोर्स की जैसे ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, तो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, वैल्यू कितनी है उसकी, स्ट्रेंथ कितनी है उस फोर्स की, उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और सिर्फ फोर्स की नहीं, अगर हम किसी भी चीज की मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम उसकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं। सेवेंथ, व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या मतलब होता है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? वेट ऑफ एयर एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एक यूनिट एरिया में जो एयर है, उसमें जो वेट है उस एयर का, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उस एक यूनिट एरिया में वेट ऑफ एयर। नेक्स्ट, डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन डस्ट पार्टिकल? डस्ट पार्टिकल हम देखते हैं हवा में उड़ते रहते हैं, तो क्या उन पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करती? ऑफ कोर्स करती है, लेकिन वो इतने लाइट होते हैं कि उन पे इतनी, मतलब उनका मास इतना कम होता है कि उनके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी जस्ट नेग्लिजिबल होती है। ये यस है। फेदर्स के लिए हम बोल सकते हैं, जैसे फेदर्स हैं, उन पे वो भी तो उड़ते रहते हैं। तो वही जैसे एयर है, मतलब एयर जो होती है वो डस्ट पार्टिकल्स, मतलब जो एयर का फोर्स लग रहा है डस्ट पार्टिकल्स पे, वो डस्ट पार्टिकल्स को या फेदर्स को ऐसे उड़ा लेता है। मतलब जैसे अगर डस्ट पार्टिकल्स नीचे गिर रहे हैं, तो एयर तो कंटिन्यूसली मूव कर रही है ना, चाहे हमें फील हो या ना हो, लेकिन एयर तो कंटिन्यूसली मूव कर रही है, तो वो डस्ट पार्टिकल्स को नीचे नहीं गिरने देती। Next, what kind of force is friction? Contact force. Easy, quite easy. What are the two states of motion? State of rest and state of motion. मतलब ये कहना चाहता है कि दो स्टेट कौन सी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो वो दो स्टेट्स होती हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। 10 VSAQs हमने यहाँ पे पूरे कर लिए, और मेरे को कोई इंपॉर्टेंट लगा नहीं इस टॉपिक से, वेरी शॉर्ट के फॉर्म में। बाकी हमने टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज में कर ही लिए थे लगभग सारे टाइप। नेक्स्ट हमारा आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। हाउ डू फ्लूइड्स एक्सर्ट प्रेशर? अब फ्लूइड्स जो है, मतलब वही फ्लूइड्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, फ्लूइड्स क्या होते हैं? जिसमें दोनों इंक्लूड हो, लिक्विड भी और एयर भी। फ्लूइड्स एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। मतलब कि अगर किसी कंटेनर में हमने एयर भी रखी है, एयर टाइट, ऐसे उसे एयर टाइट कर दिया ढक्कन लगा के या कॉर्क लगा के, या फिर लिक्विड है, मान लो लिक्विड भी है एयर भी है, तो एयर है लिक्विड है, वो चारों हर तरफ ऑल डायरेक्शंस में फोर्स लगाएगा इक्वली। ऐसे नहीं है कि यहाँ ज्यादा लगाएगा यहाँ कम लगाएगा। हाँ, प्रेशर प्रेशर तो चेंज होगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, हाइट कम, जैसे डेप्थ बढ़ेगी तो प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन जो फोर्स वो लगा रहे हैं वॉल्स पे वो सेम रहेगा। Fluids also exert pressure on the walls of the container that hold them. सारी डायरेक्शंस में लगाते हैं, इंक्लूडिंग द वॉल्स ऑफ द कंटेनर दैट होल्ड देम। सेकंड, एक न्यूमेरिकल आगे, हमने शायद न्यूमेरिकल नहीं करा था इस चैप्टर में। अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, न्यूटन इज ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, इज अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 4 मीटर स्क्वायर, कंप्यूट द प्रेशर बीइंग अप्लाइड ऑन द एरिया। तो इतने एरिया पे कितना प्रेशर लग रहा है? फोर्स अपॉन एरिया 100 अपॉन 4, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और उस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं पैस्कल्स, मतलब सिर्फ पी ए भी लगा सकते हैं।
It is also a SI unit, 25 pascals. How does an applied force changes the speed of an object? अगर हम फोर्स लगाते हैं तो स्पीड में क्या चेंज आता है? If the applied force is in the direction of motion, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन में है तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज. बट इफ द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ अपोजिट टू द मोशन, ऑफ नहीं आया यहाँ, पता नहीं मैंने गलती से लगा दिया होगा, डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन, अगर मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो वो उसकी स्पीड को कम कर देगा. मतलब अगर सेम डायरेक्शन है तो बढ़ा देगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो कम कर देगा. आई होप आपको ये समझ आ गया. थर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा था फोर्थ, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स में और मैग्नेटिक फोर्स में क्या सिमिलैरिटी होती है? तो जो दोनों फोर्सेज हैं ये दो तरीकों में सिमिलर होती हैं. एक तो कि दोनों जो है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती हैं, ये चीज आपको पता थी. मतलब अगर ये क्वेश्चन आता तो पहली चीज आपको यही स्ट्राइक होती है माइंड में कि दोनों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं. दूसरी चीज कुछ बच्चों के माइंड में होती है, कुछ बच्चों के माइंड में नहीं होती, कि दोनों ही अट्रैक्टिव भी हो सकती हैं और रिपल्सिव भी हो सकती हैं. जैसे मैग्नेट है वो रिपल्सिव भी होती है इन द केस व्हेन बोथ पोल्स आर लाइक, जैसे दोनों नॉर्थ पोल हैं या दोनों साउथ पोल हैं तो वो रिपल्सिव है. अट्रैक्टिव है अगर अनलाइक पोल्स एक साथ आते हैं, जैसे नॉर्थ पोल एक साथ आ रहा है, साउथ मतलब नॉर्थ एक और साउथ एक रखे हैं आप आसपास, तो अट्रैक्टिव होते हैं. सिमिलरली इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी यही होता है कि अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज या दोनों नेगेटिव चार्ज एक साथ रखें तो रिपल्शन होगी, और अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रखा है तो अट्रैक्शन होगी. सो ये दोनों चीजें इन दोनों में कॉमन होती हैं, ये सिमिलर होती हैं इन दोनों वेज में. फिफ्थ, व्हाई डू सी डाइवर्स वियर स्पेशली डिजाइन्ड सूट्स. अब सी डाइवर्स के लिए स्पेशली डिजाइन्ड सूट्स होते हैं. देखें ना वो चिपके चिपके से ब्लैक कलर के वो पहन के रखते हैं हमेशा सी डाइवर्स जब भी पानी में जाते हैं. तो क्यों क्यों पहने जाते हैं वो स्पेशली डिजाइन, नॉर्मल टी शर्ट शर्ट में क्यों नहीं जाते वो नीचे? सो जो लिक्विड प्रेशर है डाइवर्स का क्या काम क्या होता है, वो डीप वाटर में जाते हैं. तो सिंस द प्रेशर लिक्विड इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग डेप्थ, अब जैसे जैसे मान लो अगर ये जो डाइवर्स है वो इतने पानी में नीचे जा रहे हैं, तो इस इतने पानी को एक कंटेनर की तरह ले लो. तो अब ये कंटेनर में जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी प्रेशर बढ़ेगा. सो जैसे जैसे वो नीचे जाएंगे उन पे जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा होता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो ब्लड प्रेशर से भी ज्यादा हो जाएगा, और अगर ऐसा होता है और उन्होंने कोई प्रिकॉशंस नहीं ले रखी तो दे विल गेट क्रश्ड इन वाटर. सो स्पेशली डिजाइन सूट्स बनाते हैं वो स्कूबा डाइवर्स के लिए जो ह्यूज प्रेशर जो है वाटर का वो सह लेते हैं. Specially designed suits, since the pressure liquid increases with the increasing depth of sea, specially designed suits protect scuba divers from the huge pressure of the water underneath. वो जो वाटर प्रेशर लगाते हैं उन पर उससे बचाते हैं. वो स्पेशली डिजाइंड सूट्स होते हैं, वो अपनी टेक्नोलॉजी से कुछ बनाते हैं उन सूट्स में जिनसे वो प्रेशर जो है वो अब्सॉर्ब कर लेती है, वो अंदर नहीं जाती. Sixth, it is difficult to cut cloth using a pair of scissors with blunt blades. Explain. अब जो ब्लंट ब्लेड्स है मतलब जो शार्प नहीं है, शार्प का अपोजिट होता है ब्लंट. तो जो ब्लंट नहीं होते ब्लेड्स उनका सरफेस एरिया हमारे लिए तो वो नुकीले ही है, मतलब हम देखेंगे तो नुकीले हैं, पता नहीं चलेगा ब्लंट हो गए हैं या शार्प है, लेकिन उनका जो एरिया वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू शार्प एज ब्लेड्स. शार्प एज ब्लेड्स के होते हैं एकदम नुकीले, एकदम मतलब कुछ दिखता ही नहीं उनके ऊपर, इतने वो हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं. जबकि ब्लंट ब्लेड्स होते हैं उनका जो सरफेस एरिया होता है थोड़ा ज्यादा होता है. सो द अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूसेस द लो प्रेशर इन केस ऑफ ब्लंट प्लेट्स. अब एरिया बढ़ गया तो कंपैरेटिवली जो प्रेशर है वो लो होगा, इसीलिए उसे कट करना डिफिकल्ट होगा. यहाँ पे हमने शॉर्ट आंसर्स पूरे करे. अब हम बढ़ते हैं अपने लॉन्ग आंसर्स की तरफ. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज फोर्स. व्हाट इज फोर्स एंड स्टेट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. तो लास्ट वीडियो में पढ़ा था फोर्स क्या होता है, फिर से हम पढ़ रहे हैं फोर्स क्या होता है. फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल अपॉन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स इंटरेक्शन विद एन अदर ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या है, एक पुश या पुल किसी भी ऑब्जेक्ट पर किस वजह से, ड्यू टू इट्स इंटरेक्शन विद एनी अदर ऑब्जेक्ट. अब मैं 3-4 बार डेफिनेशन बता दिया, अब तक तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली याद हो गया अगर आपने वीडियोस देखी हो सारी. शायद मैं तीसरी चौथी बार बता रहा हूँ इसकी डेफिनेशन, सेम यही डेफिनेशन, क्योंकि यही डेफिनेशन एग्जैक्ट है, एकदम प्रॉपर है. फिर कॉन्टैक्ट फोर्स, द फोर्स विच रिजल्ट ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज व्हेन दे आर इन डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट. मतलब वो फोर्स जब दो बॉडीज इंटरेक्ट कर रही हैं फिजिकल कॉन्टैक्ट में एक दूसरे के, तो हम उसे कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स. एग्जाम्पल हो गया इसका फ्रिक्शनल फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो फोर्स है जो रिजल्ट होती है जब दो इंटरैक्टिंग बॉडीज हैं वो फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है एक दूसरे के, दे आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट विद ईच अदर. इसका एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स. सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज इट इजियर टू वॉक ऑन सॉफ्ट सैंड विद फ्लैट शूज रादर देन विद शार्प हील्स. अब अगर हम सैंड पे चल रहे हैं, सॉफ्ट सैंड पे चल रहे हैं, तो शूज फ्लैट शूज पहनना ज्यादा बेहतर माना जाता है. शार्प हील्स पहनेंगे तो
मतलब फ्लैट शूज पहनेंगे तो इजी रहेगा, शार्प हील्स पहनेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, चलना चल ही नहीं पाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है कि फ्लैट शू का सरफेस कैसा होता है, ऐसा होता है, और हील में मतलब इतना सरफेस ग्राउंड पे लगता है, और हील में क्या होता है, एक वो हील की ये चीज लगती है और आगे का थोड़ा सा पैर लगता है अगर हम हील पहन के चलते हैं वहां पे। तो अब देखो यहाँ पे इतना ज्यादा सरफेस है, अभी मैं आपको आंसर बताता हूँ इंग्लिश में पूरा, अभी मैं सिर्फ हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे इतना बड़ा सरफेस है और यहाँ पे सिर्फ ये इतना मामूली सा नामात्र बराबर, और ये थोड़ा सा इतना एरिया है। अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कम प्रेशर लगेगा सरफेस एरिया की वजह से, और इसका सरफेस एरिया इतना कम है कि प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि हमारा पैर सीधा जमीन के अंदर धंस जाएगा। ये एरिया भी हमें कुछ नहीं, मतलब इसका भी कोई यूज नहीं आएगा, इतने एरिया से हम नीचे चले जाएंगे। सो फ्लैट शूज इसका आंसर है, आपको समझ आ गया। फ्लैट शूज है द ग्रेटर एरिया इन कॉन्टैक्ट विद द सॉफ्ट सैंड एंड एक्सर्ट्स लेस प्रेशर ऑन द सॉफ्ट ग्राउंड, मतलब वो उसका एरिया ज्यादा है काफी, तो वो प्रेशर कम लगाता है सॉफ्ट ग्राउंड पे। अब इससे क्या होता है, फ्लैट शूज जो है वो सिंक नहीं करते। ड्यू टू दिस फ्लैट शूज डू नॉट सिंक मच इन सॉफ्ट सैंड एंड इट इज इजियर टू वॉक ऑन इट, उस पर चलना इजी हो जाता है। लेकिन but as sharp heel has a small area in contact with the soft sand and exert a much larger pressure on sand, मतलब जैसे शार्प हील, हमने अगर शार्प हील वाले शूज पहने हैं या कुछ भी पहने सैंडल्स पहनी है तो उनका एरिया बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। अब उनका एरिया बहुत कम है तो प्रेशर बहुत ज्यादा लगेगा, और जैसे ही प्रेशर ज्यादा लगेगा वो सैंड के अंदर धंस जाएंगी, मतलब हमारा पैर भी सैंड के अंदर चला जाएगा, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू वॉक। मतलब हमें हर बार पहले तो पैर अपना ऊपर लाना पड़ेगा, फिर जैसे ही अगला स्टेप रखेंगे फिर नीचे, फिर वापस उसे ऊपर लाओ, तो ये काफी कम्बरसम, काफी डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। थर्ड आता है लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। तो प्रेशर, लिक्विड प्रेशर मतलब जो प्रेशर है एक्सर्टेड बाय लिक्विड, उसके क्या क्या, मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट, लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, लिक्विड जो है वो सारी डायरेक्शन में प्रेशर को एक्सर्ट करता है। प्रेशर इन लिक्विड डजंट डिपेंड अपॉन द शेप, साइज एंड सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर, जो लिक्विड प्रेशर है वो सरफेस एरिया और शेप या साइज इन पे डिपेंड नहीं करता कंटेनर की, ये ध्यान रखना, कंटेनर की शेप साइज सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ, जैसे जैसे इंक्रीज मतलब जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है इंक्रीज होती है, वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज होता है। और फोर्थ पॉइंट है ऑल पॉइंट्स एट द सेम लेवल इन लिक्विड आर एट द सेम प्रेशर, मतलब कि अगर ये एक कंटेनर है, अगर हम उसकी मान लो ये वाली डेप्थ लेते हैं, तो इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं इस वाली डेप्थ पे, मान लो ये ग्रीन ग्रीन जितने भी ये पॉइंट्स हैं, इन सब पे इक्वल प्रेशर आएगा, इस डेप्थ पे इन सब पे इक्वल प्रेशर लगेगा। प्रेशर डजंट डिपेंड ऑन द सरफेस ऑफ इमर्स्ड ऑब्जेक्ट। इमर्स्ड अगर हम उसमें कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट पे जो प्रेशर लगेगा वो उस ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, मतलब अगर हम बड़ा सरफेस रखें छोटा सरफेस रखें, जो प्रेशर उस पे लग रहा है वो इक्वल होगा। इसके साथ हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूरे हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सो ये चैप्टर हमारा पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, तो जो नेक्स्ट वीडियो अब आएगी वो आएगी फ्रिक्शन चैप्टर पे।